बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत कश्मीर में इंतखाबी बिगुल या इंतखाबात के चर्चे से, और इसी इंतखाबात के चर्चे के बीच में दिल्ली से खसूसी टीम जम्मू कश्मीर का इंतखाबात का जायज़ा लेने के लिए पहुंची। तो टीम पहुंची ज़रूर है, लेकिन क्या इस अब की बार इंतखाबात होंगे या नहीं, किस तरह से इंतखाबात होंगे, क्या कुछ सरकार के दिमाग में है, क्या कुछ सियासी जमातों के दिमाग में है, वो सब लोग समझना और जानना चाहते हैं। और बहुत से तज्ज़िया निगार सियासी पंडित यही बता रहे हैं कि इंतखाबात होंगे तो क्यों होंगे, ये एक राय है। लेकिन दूसरा भी हल्का है जो बता रहा है कि इंतखाबात होंगे और ये इंतखाबात ज़रूरी है, मजबूरी है। लेकिन इस सारे के बीच में पार्लियामेंट में भी इंतखाबात की बात की जा रही है। और जम्मू कश्मीर के हवाले से आज अमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत ने पार्लियामेंट हाउस में, दिल्ली में, ऐवान में ये भी बता डाला कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड तो बहाल होगी, लेकिन उसके लिए मुनासिब वक़्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। याद दिलाते चले आपको, वज़ीर दाखिला ने बताया था कि पहले डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इंतखाबात, उसके बाद स्टेटहुड होगी, फिर इंतखाबात होंगे। फिर वक़्त बदला, बताया गया कि डिलिमिटेशन होगी, इंतखाबात होंगे, उसके बाद स्टेटहुड होगी। और आज फ्लोर ऑफ द हाउस में बाज़ाब्ता तौर पे ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात जो होंगे वो स्टेटहुड जो होगी वो मुनासिब वक़्त पे बहाल की जाएगी। ये मुनासिब वक़्त तब से लेके अब तक 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक कभी बताया गया नहीं कि कब होगा मुनासिब, कौन सा है मुनासिब वक़्त, क्या होंगे उस वक़्त हालात। उस मुनासिब वक़्त का इंतज़ार हर कश्मीरी को है। और स्टेटहुड के हवाले से उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चाहे जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने का फैसला ले सकता है। ताहम स्टेटहुड के साथ साथ उन्होंने बताया कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम तो मुकम्मल कर लिया है, लेकिन उस काम के दौरान कुछ लोगों के, कुछ एक सियासी पार्टियों के बगैर किसी ने भी उसकी रिपोर्ट पर एतराज़ नहीं किया। ये मरकज़ी वज़ीर दाखिला बराए ममलिकत पार्लियामेंट में बता रहे हैं। सवाल का जवाब था और सवाल का जवाब पूछा देते हुए उन्होंने बताया कि नए हलकों की निशानदेही की गई है जो जम्मू कश्मीर में नाफजुल अमल भी हो चुके हैं, और मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए है। और वादा मरकज़ी सरकार ने किया है कि जम्मू कश्मीर में जो भी मामला हैं वो संजीदगी के साथ उठाए जाएंगे। ये दिल्ली की बात, स्टेटहुड का इंतज़ार। लेकिन स्टेटहुड के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सरकार, चाहे पीएम हो या जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पे नज़र रखे हुए और तवानाई के शोबे में एक बड़ा इन्हिसार कम करने के लिए सोलर सिस्टम पर नज़र रखे हुए हैं। और JNK सोलर डिपार्टमेंट जो है उनको खुद कफील बनाने के हवाले से इकदाम उठाने का एक खुसूसी मिशन भी बना रखा है। सरकारी ज़राया के मुताबिक JKEDA यानी जो डिपार्टमेंट है उनको कश्मीर एनर्जी डिपार्टमेंट जिसे कहा जाता है, उसे सोलर सिटी मिशन के तहत जम्मू से लेकर कश्मीर तक रिहायशी मकानों पर 200 मेगावाट के सोलर प्लांट्स लगाए जाने का सरकार ने मंसूबा भी बनाया है। और ये मंसूबा सरकार के मुताबिक 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा। 25 सालों का ये मंसूबा है और सरकार बिजली का जो इस्तेमाल है उसको कम करने के हवाले से ये खसूसी इक़दाम उठा रही है। याद दिलाते चले आपको, वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर का दौरा किया उन्होंने, और वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के पिल्ली के इलाके में एक पहले सोलर कार्बाइन का इफ्तिताह भी किया, सोलर प्लांट का इफ्तिताह भी किया, और ये पहली बार ऐसा जम्मू कश्मीर में हुआ। इधर ज़रा हम फ़ारूक अब्दुल्ला की बात भी करें, और फ़ारूक अब्दुल्ला के हवाले से आपको बताते चले, तारीख लगी है फ़ारूक अब्दुल्ला के केस को, अगली तारीख अगस्त के आखिरी हफ्ते में, और आखिरी हफ्ते में लगी उस तारीख के हवाले से सवालात ही नहीं सही बल्कि मामलात बहुत से उठाए जा रहे हैं। ताहम आज आपको बताते चले, फ़ारूक अब्दुल्ला ने से दिल्ली में इस हवाले से जब पूछा गया तो फ़ारूक अब्दुल्ला ने बताया कि जब केस अदालत में आएगा तो इस मामले को देखा जाएगा। उन्होंने बताया कि खुसूसी अदालत का आपको बताते चलें,
उन्होंने नोटिस लिया है और 27 अगस्त को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मुबैना घोटाले के सिलसिले में फारूक अब्दुल्ला को बुलाया गया है। इससे पहले 31 मई को भी ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को 3 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की थी। इसी दौरान आपको नाज़रीन बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़े फैसले में बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुतालिक एक्ट 2022 के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ऐसे किसी भी फर्द को गिरफ्तारी का हक हासिल है जिसके खिलाफ इस मामले में तहकीकात जारी हो। मनी लॉन्ड्रिंग केस को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के एक्ट 2002 के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को गिरफ्तारी का हक हासिल है और उन्होंने बताया कि ये गिरफ्तारी जो है वो ईडी की मनमानी नहीं हो सकती है, बल्कि ये मामला जो है ये उससे हक है, कानूनी हक हासिल है कि वो किसी को भी ईडी इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है। और अब नाजरीन हम आपको तस्वीर का एक और पहलू भी दिखाएंगे। हमने क्रिकेट की बात की जिसपे फारूक अब्दुल्ला का नाम है, हम जरा फुटबॉल की बात करते हैं। आपके सामने हम टेलीविजन पर एक सरकार का हुक्मनामा ही दिखाएंगे और ये हुक्मनामा नहीं है, ये एसीबी का है, एफआईआर नंबर 30/2022 और इस 30/2022 के इस एफआईआर में एसपी एंटी करप्शन डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो को लिखते हैं कि फुटबॉल एसोसिएशन में घोटाला हुआ है। क्रिकेट एसोसिएशन नहीं, याद रखिएगा, क्रिकेट एसोसिएशन में फारूक अब्दुल्ला का नाम है और ये क्रिकेट एसोसिएशन के बाद दूसरा बड़ा नाम है, ये है फुटबॉल एसोसिएशन, जेएंडके फुटबॉल एसोसिएशन। और इसमें मेंबरान फुटबॉल एसोसिएशन जिनमें ज़मीर ठाकुर, एसएस बंटी, एसए हमीद, फयाज सोफी समेत दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमा एफआईआर दर्ज करने का बताया गया है। और दर्ज में बताया गया है, तहकीकात प्रिलिमिनरी तहकीकात में हुआ है कि कुल बजट जो जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल को मरकजी सरकार ने दिया फुटबॉल की प्रमोशन के लिए, फुटबॉल एसोसिएशन प्रमोशन के लिए, वो 50 लाख रुपए था। लेकिन इस 50 लाख में से 43,06,500 रुपए फालस और फिक्टिशियस बिल्स बनाई गई है। ये है एक बड़ा और स्कैंडल, ये हमारी फुटबॉल एसोसिएशन का स्कैंडल है। इससे पहले हम क्रिकेट स्कैंडल की बात करते थे। ये आपका हुक्मनामा, ये आपका वो जो बताया जाता है जिसमें एसपी से जो एसीबी है वो डायरेक्टर एसीबी को लिखते हैं कि एफआईआर नंबर हो और एफआईआर 22/7/2022 का है। और इस मामले में हम करप्शन में कितने गिरे हुए हैं, 50 लाख में से 43 लाख का घोटाला। ये है हमारी फुटबॉल एसोसिएशन। घोटाला कितना है आपको बताएं, रोज यहाँ पे एसीबी कोई न कोई कार्रवाई करता है, इंजीनियर को पकड़ता है, पटवारी को पकड़ता है, तहसीलदार को तो परसों पकड़ा गया और इंजीनियर को तो 2000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। लेकिन इस मामले में बात, नाम हम दोबारा बताएंगे, ज़मीर ठाकुर पहला इसमें मुलजिम नंबर 1, नंबर 2 एसएस बंटी ये दूसरा मुलजिम है, नंबर 3 एसए हमीद तीसरा मुलजिम है, नंबर 4 फयाज सोफी ये चौथा है और भी है। और इन 4 से लेके दूसरे तक एंड अदर्स लिखा हुआ है पे 43,06,500 रुपए का खुर्द बुर्द करने का इल्जाम है। और मजे की कहानी है, कुल बजट 50 लाख है, सिर्फ 43 लाख खुर्द बुर्द है, 7 लाख ही खर्चा हुए हैं। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा करप्शन जो हमारी रग रग में, हमारे लोगों की रग रग में बसा हुआ है। लेकिन आपको अब महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी दिखाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने आज एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्मनामा है उसके हवाले से तंज किया सरकार पे। और महबूबा मुफ्ती ने अपने इस ट्वीट में लिखा जो है वो हम आपको पढ़ के सुना ही देते हैं। मतलब उसका यही है कि जमहूरियत नहीं, सहाफ़ियों के किरदार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हालिया रिमार्क के फौरन बाद आकाश हसन को बैरूनी मुल्क सफ़र करने से रोक दिया गया। आपको बताएं आकाश हसन एक सहाफ़ी हैं और महबूबा मुफ्ती ने उस पर ट्वीट किया और ये भी बताया कि ये कोई राज नहीं है। और इस राज के साथ उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सच्चाई से अदम बर्दाश्त की वजह से जमहूरियत की रीढ़ की बड़ी और चौथे स्तून को कुचलना चाहती है, रीढ़ की हड्डी को कुचलना चाहती है। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। लेकिन महबूबा मुफ्ती की पार्टी पर तंज आज जनूबी कश्मीर के पुलवामा के इलाके में कसते हुए देखे गए और ये तंज कसे
अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के लीडर ने बड़ा जलसा पुलवामा के इलाके में, और इस बड़े जलसे के दौरान अल्ताफ बुखारी ने हालात भी बताए, सियासत भी की और सियासत के साथ साथ शजर नसब भी बताने की कोशिश की। अल्ताफ बुखारी का ये बड़ा जलसा, और इस जलसे के दौरान अल्ताफ बुखारी ने बताया कि एक वक्त ये था कि यहाँ पे सियासत जो थी उसके पेज जो थे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के हलकों तक ही मौजूद थे, और इस दौरान इन दोनों जमातों ने यहाँ की आवाम का, यहाँ के लोगों के साथ इस्तेसाल किया। लेकिन अल्ताफ बुखारी सच की सियासत कर रहे हैं, लोगों को सब्ज़ बाग नहीं दिखा रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि अब वक्त आ चुका है, जो पुराना शजर नसब उन्होंने बताते हुए बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1987 में इलेक्शन में दादलियाँ की, मुत्तहिदा महाज जो इलेक्शन जीत रही थी उसको जो हराया, इलेक्शन दादली करके खुलेआम दादली की, सलाउद्दीन मोहम्मद यूसुफ शाह को बना दिया और वो बंदूक उठाने पे मजबूर हुए। लेकिन आज की बात अलग है, आज ये लोग जो हैं, ये साउथ कश्मीर के लोग जो पुराना शजर नसब है अब बदलेंगे। उन्हीं के अल्फाज में शजर नसब के हवाले से उन्होंने क्या बताया आपको सुनाते हैं। तो पक्यू ब्रो बुझो पत पत पकान आव सही नौजवान है ये जमीनस मस इदा मकबरन में सही नौजवान इतना तेन नौजवान के ना इसका अगर आज गलत को मैं वनियो उचस शहर रब खत नजदीक छुना मलकुल मौत ये छुना सारिनन ये छुना दीन सोच बह क्या वन आपस इतन वस बोन कन युत जन उस वक्त अल्लाह ताला वन मे यह का मान लुकन आपस वन वन क्या वन ये वन दपी चान लुकन तोज वन तमो बूजा या न बूजा सह खुदा सज कम खुदा त्रो इल्हाम पजस सन साथ दिन क्या यह जंग जंग कुन इलेक्शन कह कुन खानदान जंग कह आम लुक तही लुक अस पता दोद क्या वह खुदायस कह दिन सह दी पान वदन कर वदन खतर योत रूदम क्या तमन बासा अमी वदन सोशर ग जज्बती तो तुह त्रोस कलम दवात कलम दवात कलम दवात शायद मा दुतुस लिखित अगर पटवे रिकॉर्डन मज गो तक मा लिखमुत तुम वल्दियत तरी वल्दियत पीडीपी जमीन वमीन तुम निमत इंसान हेत कल हेत कि यह पुलवाम डिस्ट्रिक्ट पीडीपी मा पुलवमिस कह गोमुत ये दपा बा तो बहारा आमुत ये सह दीतन इन मरगजारन नजर पत तरतन पानी बेग मज कल अति वतन सह वदनस मज एक्सपर्ट पत वतन। सईद अल्ताफ बुखारी और पुलवामा की मजमूई सूरत बयान कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर तनज़ भी कर रहे थे और साथ साथ में सियासत में बता रहे थे कि ऊपर वाले को जवाब देना है। लेकिन ऊपर वाले के जवाब के साथ साथ सरकार भी जवाब ले रही है। संजय सराफ ने श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सराफ ने बताया जो जैसा करेगा वो वैसा बोएगा। संजय ने श्रीनगर जो लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर भी हैं ने आज बताया कि जहर खाने वाला है जो वही मरेगा, हर आदमी को नुकसान भी। फारूक अब्दुल्ला को उन पर रिस्पॉन्स था और फारूक अब्दुल्ला के हवाले से उन्होंने बताया कि जब लालू प्रसाद यादव बड़े लीडर मुल्क के वो जेल जा सकते हैं तो फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं जाएंगे। संजय सराफ का ही पूछते हैं, उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं को सुनते हैं। डॉक्टर फारूक साहब तो हर वक्त डिमांड करते हैं, आज भी आप कोर्ट नहीं करना चाहते लेकिन आप कोर्ट करना चाहते हैं। उनके अगेंस्ट में 114 करोड़ का फ्रॉड है क्रिकेट का। अगर लालू प्रसाद यादव जेल में रहेगा तो उसको क्यों नहीं जेल में भरते हैं भाई। ये सियासत की बात संजय सराफ श्रीनगर में लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़मीनी हालात भी बता रहे थे। इंतखाबात के बुगल की बात तो की जा रही है लेकिन जिस तरह से संजय सराफ से लेकर दूसरी सियासी जमातें बता रही हैं उस तरह से लग रहा है कि अभी इंतखाबात का हवाले से दिल्ली दूरस्त है। लेकिन दिल्ली दूर है तो अपनी बात करे, यहाँ पे भी कुछ दूर दूर के इलाकों में, कुछ दूर नहीं पास वाले नज़ारे तस्वीर हम आपको उड़ी के इलाके के दिखाते हैं। ये चोरमर्ग उड़ी है, कश्मीरी में चुरमर्ग इसे कहते हैं, उर्दू में इसको चुरमर्ग ही कहेंगे। चुरमर्ग बारामूला के उड़ी का इलाका है और ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। गुलमर्ग से तकरीबन 5 से 6 घंटे की दूरी पर जंगलात का इलाका तस्वीर आबे दिखा रहा है और इन तस्वीर के हवाले से हमारे नुमाइंदे वहाँ पे बारामूला में इरशाद गए हुए थे। इन तस्वीर को दिखाने के पस मंज़र में हम आपको बताएं, ये कंपार्टमेंट 20-21 बोनियार उड़ी का इलाका है और यहाँ पे स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने टेंडर्स निकाले जो नेचुरली कुदरती तौर पे बर्फ़ बारिश वगैरह की वजह से दरख्त गिर जाते हैं, उनके एक्सट्रैक्शन का टेंडर निकाला। लेकिन
टेंडर 30,000 फुट का निकाला, लेकिन हमारे पास जो खबरें मिली हैं और इसमें एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, उन खबरों और एफआईआर के पस मंज़र में मालूम ये एफआईआर की कॉपी है जो बारामूला में पुलिस ने एसएफसी और ठेकेदार के खिलाफ लगाई। ये बताया जाता है कि ये जो दरख्त थे ये नेचुरली गिरे हुए थे, इनको निकासी करनी थी और बाज़ाब्ता तौर पे टेंडर प्रोसेस किया एसएफसी ने, लेकिन एसएफसी की मिली भगत के ऊपर पहाड़ों पे जो गिरे हुए दरख्त थे उनको निकालने के बजाय, उनकी एक्सट्रैक्शन के बजाय ठेकेदार और एसएफसी वालों ने निचले इलाके में ही, पास में ही जो सरसब्ज खड़ा दरख्त है उनको काट डाला। इरशाद अहमद आपको दिखा रहे हैं और वहाँ की बाकी तस्वीर भी आपको इरशाद अहमद बारामूला से दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि करीबन 2000 के करीब दरख्तों का सफाया हुआ है। ये अंदाज़ा है, अभी सही हकीकत इसकी मालूम नहीं है, क्योंकि कुछ ज़राए ने बताया कि 2000 के करीब। ये इरशाद आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरह से ये तस्वीर है, ये बारामूला के कंपार्टमेंट 20-21 की है। 14 करोड़ रुपए का एवरेजन यहाँ पे मालूम हुआ है कि जंगलात को नुकसान पहुँचाया गया है। पैसे की बात अलग थी, लेकिन हमारे माहौल को जिस तरह से आग लगाई गई है उसकी से और तस्वीर कोई मिल नहीं सकती है। और इस 14 करोड़ के हवाले से आपको बताएं कि एसएफसी माहाना अपने मुलाजमीन को 14 करोड़ रुपए की तनख्वाह भी देता है और 14 करोड़ की तनख्वाह लेने वाला एसएफसी का महकमे जंगलात, दोनों महकमे मिलके और साथ में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, तीनों ने इस जंगल को ख़त्म करने में, हमारे विरासत को तबाह बर्बाद करने में शायद मिल के काम किया है। अदरवाइज इतनी बड़ी तादाद में ये निचले इलाकों तक हमारे साथी जो इरशाद पहुंच सकें, क्योंकि बाहर जो पहाड़ी इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीक का इलाका है, उधर वहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। और निचले इलाकों की ये तस्वीर हमने आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीर से साफ जाहिर हो रहा है कि मामला ज़रा गड़बड़ वाला है। और नाज़रीन, ये इरशाद ने दिखाया, हम ज़रा दूसरी तस्वीर का रुख करते हैं और ये बारामूला की है। मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर रफ़ीक अहमद राथर जनूबी कश्मीर, शुमाली कश्मीर के बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और रफ़ीक राथर ने आज अपना इस्तीफ़ा, जो ईजैक के लीडर हैं, सदर के इस ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है और उन्हें सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर शब्बीर अहमद लंगू को लिखे गए ख़त में इस्तीफ़े की वजूहात जो हैं वो ज़ाती बताई हैं। ताहम उन्होंने इस इस्तीफ़े में ये भी बताया है कि वो हर मुमकिन तरीके से मुलाजमीन की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। रफ़ीक राथर को साल 2020 में मुलाजिम अंजुमनों के मुश्तरका फोरम ईजैक के सदर के ओहदे के लिए तब के नामवफ़क़ हालात में सामने आना पड़ा था और ईजैक के कुछ नुमाइंदों ने आज हमें यह भी बताया कि रफ़ीक राथर की तकरीर ठीक उस वक्त हुई थी जब रियासत में मुलाजमीन के हालात मुखालिफ थे, कोई भी मुलाजिम खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन रफ़ीक राथर ने बहादुरी और दिलेरियत का मुजाहरा करते हुए सामने आए और मुलाजमीन को यकजा किया। ताहम आज रफ़ीक ने बताया कि वो आगे भी मुलाजमीन के लिए रफ़ीक ही रहेंगे। रफ़ीक राथर अब मुलाजिम लीडरी से इस्तीफ़ा माना जा रहा है कि सरकार की नौकरी से भी वीआरएस ले रहे हैं और सब जाहिर है सरकार की नौकरी से वीआरएस के बाद अगला पड़ाव सियासत होगा और सियासत में कई हल्के कुछ अलग अलग नाम ले रहे हैं। बता रहे हैं कि बारामूला में पीडीपी को बड़ा चेहरा रफ़ीक राथर की सूरत में मिल सकता है। क्या वाकई में वो पीडीपी ज्वाइन करेंगे या किसी और जमात से, इसके हवाले से रफ़ीक राथर बता रहे हैं कि अभी उन्हें सियासत में आने का मन ही नहीं बनाया है, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, बारामूला की खबर, तो बारामूला में आज ब्लॉक दिवस भी बनाया गया और इस ब्लॉक दिवस के दौरान शजरकारी मुहिम पर जोर दिया गया। बारामूला में इस शजरकारी मुहिम के दौरान एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये खुसूसी शजरकारी मुहिम शुरू की गई और इसमें गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बारामूला में पौधे लगाने की मुहिम को शुरू किया गया और 200 के करीब आज पौधे लगाए गए। और इस दौरान ये भी बताया गया कि आवाम को बेदार होने की ज़रूरत है और आवाम हमारे माहौल को बचाने में एक बेहतर किरदार अदा कर सकती है। नोटिस पे आप लोग सब यहाँ आए और साथ में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल मैम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बारामूला का कि उन्होंने इस मुहिम को प्लांटेशन ड्राइव को सक्सेसफुल बनाया है यहाँ पे स्कूल में। देखिए, हमारे हायर अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि पैन इंडिया हमने प्लांटेशन ड्राइव रखा था जुलाई में, तो उसमें स्पेशली कश्मीर डिवीज़न में सिलेक्ट हुए एंडेमिक प्लांट्स। एंडेमिक में जो एक एंडेंजर्ड भी स्पीशी है, जैसे हमने चिनार रखा, वॉलनट रखा, पाइनस।
ये बारामूला का हाल अहवाल। ज़रा अनंतनाग भी चलते हैं। अनंतनाग में आज लैंड ओनर्स के लिए खुशी का मुकाम था, क्योंकि आज उनके सभी मामलात को डिजिटलाइज किया गया, ऑनलाइन किया गया। और डाक बंगलो अनंतनाग में आज तकरीब के दौरान लैंड ओनर्स में कागजात भी तकसीम किए गए और मटन शांगस से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आज मौके पर ही ये कागजात, ये जो डिजिटल पेपर्स हैं, ये फराहम किए गए। और यहाँ इंतज़ामिया के अहदेदार मौजूद थे और आज़ादी का महोत्सव के हवाले से शुरुआत इन प्रोग्रामों में डिजिटल इंडिया के साथ साथ डिजिटल जम्मू कश्मीर की शुरुआत भी हो चुकी है। गांव है, तकरीबन 400 गांव है और 400 गांव में हमने 1 महीने पहले डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदी स्टार्ट की। ये जो डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदीज है, ये कोई एक खाली स्कैन नहीं हम कर रहे हैं पुराने किसी डॉक्यूमेंट का, बल्कि एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं जितने भी लैंड ओनर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स का और सारी जो हिस्सा कशी है हर एक चीज़ का। तो हमने जो अभी तक है जो ऑनलाइन हमारे हैं तकरीबन 100 गाँव हमारे हैं जो क्वालिटी चेक और क्वालिटी डिजिटल इंडिया, डिजिटल जम्मू कश्मीर, लैंड ओनर्स के पेपर्स डिजिटल। लेकिन ज़रा मुहर्रम हराम की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और आज डिजिटल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने बडगाम के इमाम बाड़ा का दौरा किया और यहां मुहर्रम के इंतजामात का जायज़ा भी लिया। ज़िला इंतज़ामिया के हमरा उन्होंने यहां ज़ायरीन को दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से भी जायज़ा लिया और उन्होंने बताया कि मजालिस से मुहर्रम और जुलूस मुहर्रम के सिलसिले में आवाम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट्स की बहाली और उसके साथ साथ बिजली, सफाई और पानी की फराहमी को उन्हें यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया पर जोर भी दिया। जो मेन सफाई का इंतज़ाम है, बाकी डॉक्टर हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम है, वो देखूंगा। डेफिनेटली जो है यहाँ जो मेन इमाम बाड़ा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इंतज़ामात अच्छे हैं। जो पुराना एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है और एक यहाँ एक सोलर का प्लांट दिखाया, पार्क भी दिखाई, जिसमें थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली ध्यान में नहीं। उसमें जो है डेफिनेटली अप्रोप्रिएट लेवल पर डिसीजंस हुए हैं जो पहले से परमिटेड। देवगाम कश्मीर पीके पोले बडगाम में, लेकिन बडगाम का नज़दीकी इलाका टंगमर्ग और टंगमर्ग के कानलू से लेके शेरपुरा तक की सड़क के मामले को लेकर मुकामी लोग आज सड़क पे थे, बता रहे थे सड़क है और सड़क का हाल अहवाल तस्वीर खुद ही बता रही है। और सड़क को मुकामी लोग बता रहे थे कि सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया है, पब्लिक नुमाइंदे जो हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया है और शायद इस सड़क की मरम्मत करना गवर्नमेंट भूल चुकी है। अगर सड़क की मरम्मत की जाती तो टंगमर्ग जैसे खूबसूरत इलाके तक लोगों की रसाई हो जाती और लोगों की रसाई के साथ साथ आपको बताते चलें कि लोग यहाँ पे सरकार के लिए कुछ अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल कर ही लेते और सड़क का ये बुरा हाल देखते हुए अल्फाज अच्छे नहीं बुरे ही निकल रहे थे। 4 साल पहले यहाँ ठेकेदार आया इसको मैग्डम डालने के लिए, सड़क को ठीक करने के लिए, लेकिन 4 साल हुए अभी सड़क ठीक नहीं हुई। इसमें सड़क में बहुत ही गड्ढे हुए हैं, बहुत ही गाड़ियाँ यहाँ खराब हो गई इसमें यहाँ इस सड़क पर, मगर लेकिन ठेकेदार को टच से मस नहीं होता है। यही सड़क हमारी ठीक होनी चाहिए। 4 साल हो गए मैकडम डालने का इंतज़ार है। ये कश्मीर है। हंसी आती है मुझे अपनी तकदीर पे, यहाँ के लोगों की तकदीर पे। अगर श्रीनगर का हाल देखना होगा, श्रीनगर की फ्रूट मंडी जाइएगा, आपको सरकार की कथनी और करनी में पूरा फ़र्क नज़र आएगा। हमारी फ्रूट मंडी जो एशिया की बड़ी फ्रूट मंडी बताई जाती है, उसकी सड़कों का हाल ओमपोरी के गालों से ही बराबर है। उसके अलावा उसमें और कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, आज शाम श्रीनगर के कई इलाकों में बारिशें हुई और इन बारिशों की वजह से श्रीनगर की सूरत हाल तस्वीर खुद देख लीजिएगा। और इन तस्वीर के बीच में बताएं, महकमे मौसमियात ने कल आपको बताया था कि आज बाद दोपहर हल्की हल्की बारिशें होंगी, लेकिन महकमे मौसमियात ने हल्की बारिशों की बात तो की थी, लेकिन बारिशें ज़ोरदार हुई। लेकिन आज की बारिशें बिल्कुल वो कश्मीरी की कहावत है कि वाहरोत रूद, यानी इस मौसम के मुवाफिक एन मुवाफिक की बारिश थी। यानी कुछ इलाकों में बारिश पड़ी तो कुछ इलाकों में नहीं, कुछ इलाकों में ज़ोर की पड़ी तो कुछ इलाकों में हल्की पड़ी और कुछ इलाकों में तेज़ बारिशें घरों के अंदर खिड़कियों से दरवाज़ों से दाखिल हुई तो कुछ इलाकों में
जो नदी नाले हैं, माफ़ कीजिएगा, जो गली कूचे हैं, वो नदी नालों का मंजर भी पेश करी थी। ये नदी नालों का मंजर पेश करते हुए हमें ज़रूरन श्रीनगर का ड्रेनेज सिस्टम याद आ जाता है, और श्रीनगर का ड्रेनेज सिस्टम याद करते हुए हमें मालूम पड़ ही जाता है कि कितना शानदार है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, कितना काम किया है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं और स्मार्ट श्रीनगर बनाया गया है। क्योंकि बारिशें 15 मिनट आज हुई और 15 मिनट के बाद 45 मिनट तक कोई सड़क से चल नहीं सकता था, क्योंकि ड्रेनेज की निकासी बता रही थी कि बारिश का हाल कम तो सही, लेकिन हमारे निज़ाम का हाल ज़रा बेहाल ही है। और इस सारे के बीच में बताते चले, गुरेज़ के चकवाली नाले में आज तुग़यानी की सूरत देखने को मिली है। आपको याद होगा कल ही ये गुरेज़ के चकवाली नाले की तस्वीर है, और यहाँ इस नाले में कहते हैं कि ऊपर बादल फटे और उससे ये तुग़यानी जैसी सूरत आई, और तुलेल गुरेज़ के चकवाली नाले का अब्दुल्ला ब्रिज भी माना जा रहा है कि इस सैलाब से उसको नुकसान भी हुआ है। सरकार के कुछ वहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट्स थे उनको भी नुकसान पहुँचने की खबरें बताते चले। कल अमरनाथ गुफा के ऊपरी इलाकों में बादल फटने की खबरें आई थी, कब वहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया था, और आज बाद दोपहर गुरेज़ के इलाके में ज़ोरदार बारिशें हुई हैं। ज़ोरदार बारिशों के साथ साथ कहा जाता है कि बादल फटे हैं, लेकिन हकीकत में क्या बादल फटे हैं या नहीं, लेकिन अंदाज़ा लगता है कि बादल फटे हुए हैं। और नाज़रीन, ये हमारे खुदा का हम पे शायद कहें खुदा हम पे रहम नहीं है, क्योंकि जो कुछ देखते हैं उनके बाद बताया जाता है कि खुदा हमसे शायद नाराज़ है। ऊपर वाला हमारे माहौलियात से लेकर दूसरी चीज़ों को इस तरह से कर रहा है, क्योंकि जो कुछ देखा जाता है ख़वातीन के तहत जो हमारे यहाँ कई आदाद शुमार आते हैं उसमें भी मालूम होता है कि सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आदाद शुमार में घरेलू तशद्दुद की ख़बरें भी आती हैं, बाकी जो ख़वातीन के साथ जो ज़्यादतियों की ख़बरें हैं वो आती हैं, और कुछ मामलात में बताया जाता है कि कहीं न कहीं जो हकूक़ुल बशर की बातें होती हैं उसको कहीं इस्तेमाल जो उस तरीके से किया जाता है जिसमें सवाल उठते हैं। ये लंबी कहानी है, लेकिन इस लंबी कहानी को हमने मुख्तसर करके आपको रिपोर्ट तो तैयार किया है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आज वो रिपोर्ट आपको नहीं दिखा सकेंगे। ज़िंदगी रही तो फिर आपको वो रिपोर्ट कल या परसों ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हमें भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगरान हो। अल्लाह हाफ़िज़।